ओनली ओल्ड मैन आर गोइंग इनटू बैटल 1973 में रिलीज हुई थी सोवियत संघ में। इस फिल्म का मजमून कुछ यूं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आसमानी लड़ाई सबसे भीषण हुआ करती थी। रूसी वायुसेना के लड़ाके जर्मन फाइटर प्लेन्स के साथ हवा में टकराते थे। इस लड़ाई में सिर्फ अनुभवी यानी उम्रदराज लोगों को भेजा जाता था, जबकि नए रंगरूट जमीन पर तकनीकी काम संभालते थे। जल्दी ही अनुभवी लोगों की जगह खाली हो जाती और फिर रंगरूटों को उनकी जगह लेनी पड़ती। वे रंगरूट से अनुभवी बन जाते और नीचे नौजवानों की नई खेप उनकी जगह पर काम करने लगती थी। इस सारांश का एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि वॉर स्नैचेस अवे वंस इनोसेंस, यानी युद्ध इंसान का बचपना और उसकी मासूमियत छीन लेते हैं। व्याख्या से इतर बात करें तो इस फिल्म का एक गाना बड़ा प्यारा है। असल में यूक्रेन का एक लोकगीत है। नायक एक रात युद्ध के मैदान में गाता है, द नाइट इज सो मूनलिट, यानी ये रात चांदनी से नहाई हुई है। इस गाने का एक हिस्सा है, ये चांद और तारों के उजियाले से चमकती रात इतनी कि कोई ढूंढ सकता है घास में सुई, तुम कहीं से मेरे पास आ जाओ एक पल के लिए ही सही। अपने पैरों के लिए परेशान मत होना, उन्हें मैं ठंडे ओस में नहीं दूंगा भीगने, अपने हाथ पर बिठा कर ले चलूंगा उस घर तक जहां देखे हैं तुमने सपने। और तब एक वेटरन पायलट रंगरूटों को तत्वज्ञान देते हुए कहता है, द वॉर इज ट्रांजिएंट एंड म्यूजिक इज इटर्नल, यानी युद्ध क्षणभंगुर है और संगीत शाश्वत। काश ये चीजें ताकत के नशे में बेसुध नेताओं को भी समझ आ जाती। काश दुनिया की तमाम बड़े झगड़े प्रेम से सुलझाए जा सकते, तब दुनिया को बेमतलब खून खराबे की जरूरत नहीं होती। फिर बात वही आ जाती है कि ऐसा होता तो क्या होता, मगर ऐसा हो रहा है। रूस यूक्रेन का झगड़ा नए मुकाम पर पहुंच गया है और उस मुकाम तक जहां से शांति की कोशिशें बकवास दिखने लगी हैं। 24 फरवरी को अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री बैठकर बात करने वाले थे, अब वो बैठक रद्द कर दी गई है। रूस यूक्रेन बॉर्डर के पास और सैनिक भेज रहा है। यूक्रेन ने भी पीछे ना हटने की बात कही है। आज हम रूस यूक्रेन झगड़े के अपडेट्स पर ही फोकस करेंगे। हम जानेंगे तनाव खत्म करने के लिए रूस ने यूक्रेन के सामने क्या मांगे रखी हैं, यूक्रेन में सेना भेजने के प्रस्ताव को ड्यूमा की मंजूरी का मतलब क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं। फिर लिए चलेंगे इतिहास में, बताएंगे पुतिन ने डोनबास और क्रीमिया से पहले और कहां-कहां अपनी सेना उतारी है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। अगर आप विश्व युद्ध या भारतीय इतिहास की गौरवशाली गाथाओं के बारे में दिलचस्पी रखते हैं या उनके बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए ही है। कुकू एफएम भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ आपको इतिहास, साहित्य, दर्शन समेत कई अन्य विधाओं में बोलने वाली किताबें मिलती हैं, मतलब ज्ञान का फुल पैकेज। कुकू एफएम ललन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लाए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट है। लाभ लेने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का कोड डालना होगा। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। हम चलते हैं अपने शो की तरफ, जहां बात रूस यूक्रेन के झगड़े की होगी। पहले पूरे घटनाक्रम का रिकैप ले लीजिए। 21 फरवरी की रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर संबोधन दिया। इसे पूरी दुनिया ने देखा। संबोधन के अंत में पुतिन ने यूक्रेन के 2 पूर्वी इलाकों की आजादी को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। बाद में उन्होंने दोनेश्क और लुहांस्क के प्रतिनिधियों के साथ संधि पर दस्तखत किए। इसके तुरंत बाद रूसी सेना के टैंक इन इलाकों में घुसने लगे। दोनेश्क और लुहांस्क के 1/3 हिस्से पर 2014 से विद्रोहियों का कब्जा है। बाकी का हिस्सा यूक्रेन सरकार के नियंत्रण में है। चूंकि रूस ने समूचे दोनेश्क और लुहांस्क को मान्यता दी है, इसलिए रूसी सेना यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों में भी जा सकती है। इससे सीधे टकराव की आशंका बढ़ गई है। एक दिन पहले एक तरफा आलाप के बाद पुतिन 2 तरफा संवाद करने आए। 22 फरवरी को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हालांकि उनसे वही सवाल पूछे गए जिनका जवाब उनके पास था या जिनका जवाब वो देना चाहते थे। मसलन मिन्स्क एग्रीमेंट का क्या होगा, रूसी सेना अंदर घुसकर हमला करेगी या नहीं करेगी, यूक्रेन को क्या संदेश देना चाहेंगे, पुतिन ने क्या क्या कहा, उसका सार समझ लेते हैं। दोनेश्क और लुहांस्क में विद्रोह 2014 में हुआ।
इसमें होने वाले रक्तपात को रोकने के लिए 2 समझौते किए गए, 1 सितंबर 2014 और एक दूसरा फरवरी 2015 में। दोनों समझौते बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुए थे, इसलिए इन्हें मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 के नाम से जाना जाता है। रूस और यूक्रेन अपने अपने हिसाब से इन समझौतों की व्याख्या करते हैं। इस वजह से किसी भी पक्ष ने अभी तक तय शर्तों को पूरा नहीं किया। इसके चलते मिन्स्क समझौते को असफल माना जाता है। रूस के हालिया ऐलान के बाद ये समझौते गौण हो चुके हैं। मिन्स्क पर पुतिन ने कहा, मिन्स्क समझौते की शर्तों को हमने ड्राफ्ट किया था, हम चाहते थे कि इनका पालन हो। इस समझौते पर लुहांस्क और डोनेट्स्क के मुखिया भी दस्तखत किए थे। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने उनमें से एक की हत्या कर दी, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये राजनीति से प्रेरित हत्या थी। खैर, आज ये बात करने का मौका नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि डोनेट्स्क और लुहांस्क रिपब्लिक मिन्स्क समझौता नहीं करना चाहते थे। हमने उन्हें तैयार किया, लेकिन यूक्रेन सरकार ने कभी इसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यूक्रेन ने जगजाहिर कर दिया था कि वो मिन्स्क समझौते को बहाल नहीं करना चाहते। हमें किस बात का इंतजार करना चाहिए था? हम लोगों का टॉर्चर देखते रहे, उनके नरसंहार पर मौन रहे? हम ऐसा नहीं कर सकते थे। यूरोप में हमारे दोस्त भी कहा करते थे कि यूक्रेन को समझौते के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन वे उस पर जोर नहीं डाल सकते। इसलिए हमारे पास इन इलाकों को मान्यता देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। रूस द्वारा मान्यता प्राप्त डोनेट्स्क और लुहांस्क रिपब्लिक की सीमाएं कहां तक होंगी? इसके जवाब में पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क के संविधान और उनके सभी दस्तावेजों को मान्यता देने की बात कही। रूस के अनुसार ये दोनों इलाके जब यूक्रेन का हिस्सा थे, तब उन्होंने पूरे इलाके पर अधिकार का ऐलान किया था। यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क के जिन हिस्सों पर यूक्रेन सरकार का नियंत्रण है, उसके ऊपर भी उन्होंने दावेदारी पेश की थी। पुतिन ने साफ कर दिया है कि उन्होंने समूचे इलाके की आज़ादी को मान्यता दे दी है। उनके हिसाब से 2/3 हिस्से पर यूक्रेन सरकार का नियंत्रण अवैध है और उसे हासिल करना रूस का कर्तव्य है। रूसी सेना डोनेट्स्क और लुहांस्क में क्या करेगी? पुतिन ने कहा कि वे यहाँ के हालात पर निर्भर करता है। अगर बल प्रयोग की जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छी सेनाएं पंगु और असहाय नहीं होती हैं, बल्कि वे खुद की रक्षा करना अच्छे से जानती हैं। अब इतना कुछ हो चुका है, क्या यूक्रेन और रूस के रिश्तों में सुधार का विकल्प बचा है? इसके जवाब में पुतिन ने 4 मांगे गिनाई। पहली, यूक्रेन क्रीमिया और सेवेस्तोपोल को रूसी इलाके के तौर पर मान्यता दे। दूसरी, यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने का प्लान छोड़ दे। तीसरी, डोनेट्स्क और लुहांस्क के साथ बैठकर मसले सुलझाए। हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और चौथी मांग, एक सीमा तक यूक्रेन को डीमिलिटराइज किया जाए, यानी उसके सैनिकों और हथियारों की संख्या घटाई जाए। 22 फरवरी को रूस की संसद ने देश के बाहर सेना भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये पहले से तय माना जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि पुतिन को यूक्रेन में सेना के मनचाहे इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। वे यूक्रेन पर हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। मंजूरी मिलने के बाद से ही पूर्वी यूक्रेन में शेलिंग बढ़ गई है। विद्रोहियों ने यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन आर्मी के मुताबिक शेलिंग की घटनाओं में उनका 1 सैनिक मारा गया, जबकि 6 घायल हो चुके हैं। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने की गुजारिश की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा फिलहाल वॉशिंगटन में हैं। 22 फरवरी को उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यूक्रेन ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत वापस लौटने के लिए कहा है। यूक्रेन के दूतावास ने आगाह किया कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। इससे पहले यूक्रेन ने मॉस्को से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 18 से 60 साल के बीच के रिजर्विस्ट को 1 साल की सेवा के लिए बुला लिया है। रिजर्विस्ट मिलिट्री की रिजर्व फोर्स का हिस्सा होते हैं। शांतिकाल में वे सेना से इतर सामान्य नौकरियां करते हैं। बाकी दुनिया रूस का किस तरह से सामना कर रही है? अमेरिका ने रूस के सॉवरेन डेट और 2 बड़े रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सॉवरेन डेट सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, विदेशी मुद्रा बॉन्ड्स के तौर पर। इन्हें विदेशी वित्तीय बाजारों में बेचकर सरकारें खर्चे के लिए पैसा उठाती हैं। प्रतिबंध के बाद रूसी बॉन्ड को अमेरिका और यूरोप के बाजारों में नहीं बेचा जा सकेगा। यानी रूस के पैसों का एक सोर्स बंद हो गया है। रूस का आधा से अधिक कारोबार अमेरिकी डॉलर्स में होता है, इसलिए अमेरिकी प्रतिबंध रूस पर भारी पड़ने वाला है। अमेरिका ने रूस के रईसों और उनके परिवार वालों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि प्रतिबंध तो बस शुरुआत है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका रूस के साथ युद्ध करने पर विचार नहीं कर रहा है, यानी रूस के हमले की स्थिति में यूक्रेन को अपनी रक्षा खुद करनी होगी।
कनाडा ने भी रूसी सॉवरेन डेट पर बैन लगाया है। इसके अलावा उसने कई रूसी सांसदों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कनाडा लातविया समेत पूर्वी यूरोप के कई देशों में अपने सैनिक भी भेज रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान ने भी रूसी बॉन्ड्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा कुछ रूसी नागरिकों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है और संबंधित देशों ने अपने यहां मौजूद उनकी संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया है। जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को मंजूरी देने की प्रक्रिया को फिलहाल के लिए रोक दिया है। ये पाइपलाइन लगभग 80,000 करोड़ की लागत से बनी है। यूरोपियन यूनियन ने लगभग 400 रूसी सांसदों, अधिकारियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, उन्होंने कड़े शब्दों में रूस की आलोचना की है। हालांकि यूएन कड़ी निंदा के अलावा भी कुछ कर पाएगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। आपने हालिया घटनाक्रम समझ लिया। अब एक कहानी इतिहास से। यूक्रेन के साथ पुतिन जो कर रहे हैं वो पहले जॉर्जिया में दोहराया जा चुका है। जॉर्जिया रूस के दक्षिण में है। सोवियत संघ के विघटन के बाद जॉर्जिया अलग मुल्क बन गया। उस समय उसके 2 इलाकों में सिविल वॉर शुरू हो गया। ये इलाके थे साउथ ओसेटिया और अबकाजिया। ये दोनों जॉर्जिया से आजादी की मांग कर रहे थे। सिविल वॉर 1994 तक चला, फिर युद्ध विराम हो गया। मामला 2003 तक शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। इस दौरान रूस के समर्थन वाली सरकारें जॉर्जिया में शासन कर रही थी। नवंबर 2003 में गुलाब क्रांति हुई। राष्ट्रपति एडवर्ड शेवरदाजे को इस्तीफा देना पड़ा। जनवरी 2004 में नए चुनाव हुए। मिखाइल साकाशविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। वे वेस्ट के समर्थक थे। उन्होंने यूरोपियन यूनियन और नाटो का सदस्य बनने पर पूरा जोर लगा दिया। 2006 में नाटो की सदस्यता को लेकर जॉर्जिया की संसद ने प्रस्ताव भी पास कर दिया। इससे रूस नाराज हो गया। रूस ने जॉर्जिया के सैकड़ों लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। उसने जॉर्जिया पर आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध भी लगा दिए। बदले में जॉर्जिया ने 4 रूसी अफसरों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रूस ने साउथ ओसेटिया और अबकाजिया में मदद भेजना और विद्रोह के लिए उकसाना शुरू कर दिया। झगड़े से जॉर्जिया तंग आ गया। अगस्त 2008 में उसने साउथ ओसेटिया में सेना भेज दी। लड़ाई में रूस भी कूद गया। उसने जॉर्जिया के ठिकानों पर हवाई हमले किए। फिर रूसी सैनिक टैंक लेकर जॉर्जिया की सीमा तक घुस आए। यह लड़ाई 6 दिनों तक चली। इस लड़ाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। लगभग 2 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 12 सितंबर 2008 को सीजफायर के बाद लड़ाई तो रुक गई, लेकिन रूसी सेना ने कब्जा बनाए रखा। बाद में रूस ने साउथ ओसेटिया और अबकाजिया की आजादी को मान्यता दे दी। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स के अनुसार रूस इन इलाकों पर सीधा नियंत्रण रखे हुए है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।